हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि एकदम बढ़िया होंगे। आपकी ये लास्ट यूनिट पेपर 2 की, जिसके अंतर्गत हम आपको निर्देशन सेवाओं के संगठन के विषय में पढ़ाएंगे। इसके जस्ट बाद हम आपको इजी नोट्स पूरा पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक, एक एक उसका एमसीक्यूज, एक एक शॉर्ट, एक एक लॉन्ग आंसर्स, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको कवर करवाऊंगी। और उसकी जो पीडीएफ होंगी वो हमारे पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको हम दे दिया करेंगे, ताकि आपके जो भी रिवीजन है वो प्रॉपरली हो पाए। ठीक, तो ये तो हो गई एक बात। अब एक बार आपको क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप नए हैं, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है इस वीडियो को तो जल्दी से जाइए, दौड़ के शेयर करके आइए एकदम फटाफट से। गो। अब देखिए, निर्देशन सेवाओं का जो संगठन है उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का जो संगठन है, इनकी मूलभूत क्या अवधारणा है, मतलब एक बच्चे को कैसे एक स्कूल के थ्रू गाइडेंस सर्विस मिलती है, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे होंगे। भाई, कोई बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से भी तो उसको गाइडेंस मिलती है, चाहे वो शिक्षक गण हो, चाहे वो मित्रगण हो, चाहे वो कोई भी हो। तो वहाँ पर कैसे उसको गाइडेंस मिलता है, क्या सेवाएं उसको मिलती हैं, इनके विषय में चर्चा कर रहे होंगे हम लोग, है ना। तो देखो भाई, विद्यालय में छात्रों के जीवन में उचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं उसके समस्त पक्षों के विकास हेतु निर्देशन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय शिक्षा में निर्देशन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित कराता है। निर्देशन कार्यक्रम प्रायः विद्यालय की समस्त गतिविधियों का प्रमुख भाग होते हैं। इन निर्देशन सेवाओं को प्रदान करने एवं इनके संगठन में विद्यालय एवं उसके कर्मियों का महत्वपूर्ण क्या होता है, स्थान होता है। शिक्षक का विशेष कार्य शिक्षण करना है, मतलब जो टीचर है, एज अ टीचर आपका सबसे मेन जो काम है वो तो क्या है, टीचिंग करना। परंतु लेकिन अगर हम बताएं तो सिर्फ टीचिंग से, यानी कि शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया को संचालित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप गए, आपने अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाया और चले आए, सिर्फ यही मतलब नहीं होता है किसी बच्चे को पढ़ाने का, सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि शिक्षण प्रक्रिया का। शिक्षक को बालक के समायोजन, समझिएगा कि बालक जो जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं, आ रहे, शिक्षक को यानी कि एज अ टीचर बच्चा समायोजित महसूस करे और उसको अधिगम संबंधी ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए अध्यापक को निर्देशन सेवाओं को प्रदान करने हेतु निर्देशन सेवा संगठन के समस्त पक्षों से अवगत होना चाहिए। इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों की समस्याओं के संदर्भ में उचित समाधान प्रस्तुत कर सकता है। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन की अवधारणा को विद्यालय में सुनिश्चित ढंग से संचालन करने के रूप में स्पष्ट कर लेते हैं। इन सेवाओं के संगठन में अधिकारी तथा उत्तरदायित्व की दृष्टि से विद्यालय के अधीक्षक सर्वप्रमुख होता है। उसके पश्चात जो आपका प्रधानाध्यापक है, जो आपका शिक्षक वर्ग है और जो छात्र होते हैं, ये सब आएंगे किसके अंतर्गत आएंगे, निर्देशन सेवाओं के संगठन के अंतर्गत आएंगे। निर्देशन सेवा समिति एवं शिक्षक सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन द्वारा छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ परामर्शदाता एवं अन्य कर्मचारियों को भी बुलाया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को उनकी समस्या के प्रति उचित सेवाएं प्रदान करने का प्रबंध किया जाता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, कि विद्यालय निर्देशन सेवाओं के संगठन की मूलभूत अवधारणा विद्यालय में इन सेवाओं हेतु समुचित प्रबंधन से है। इन सेवाओं हेतु एक समिति के गठन, उनके कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं निर्देशन सेवा कार्यक्रमों हेतु उचित संसाधनों की व्यवस्था से है। इन कार्यक्रमों की योजना, संगठन इत्यादि सेवाओं का निर्धारण करना विद्यालय निर्देशन सेवाओं के संगठन के अंतर्गत आता है। अब जो निर्देशन सेवा का संगठन है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। एक बार फटाफट से सेशन को कर दीजिए। निर्देशन सेवा संगठन व्यक्ति के जीवन के विविध यानी कि अलग अलग क्षेत्र, जैसे चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय यानी कि बिजनेस हो, चाहे पारिवारिक और वैवाहिक समायोजन हो, है ना। देखो, बच्चा कभी कभी घर वालों के साथ ही नहीं समायोजित हो पाता है, विवाह होने के बाद में उसको समायोजन नहीं महसूस हो पाता है, या अन्य दूसरे क्षेत्रों में समायोजन एवं स्वास्थ्य आदि में सहायता करता है।
इसके अतिरिक्त ये बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में आने वाली अनेक समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। विद्यालय में भी निर्देशन सेवा संगठन की बहुत आवश्यकता है, परंतु विद्यालयों में निर्देशन सेवा को सफलतापूर्वक चलाने के लिए ये भी आवश्यक है कि ये सेवाएं संगठित एवं व्यवस्थित रूप से हो। विद्यालय में मात्र अपनी शैक्षिक प्रगति में जिन कठिनाइयों का अनुभव करता है, उसका समाधान विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, जो निर्देशन सेवाओं की समुचित व्यवस्था यानी संगठन के बिना पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। निर्देशन सेवा संगठन में विद्यालय के सभी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। निर्देशन सेवा संगठन की सफलता एवं असफलता संगठन से संबंधित कर्मचारियों पर निर्भर करती है और निर्देशन सेवा संगठन प्रत्येक क्रियाकलाप पर एक महत्वपूर्ण भाग भी है। इसे विद्यालय में सामान्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। आप सोचो कि बच्चों को सिर्फ पढ़ा के स्कूल से भेज दिया जाए, तो ये सिर्फ टीचिंग का प्रोसेस नहीं है ना, और ना इसको हम लोग अपने जनरल जो लाइफ है उससे निर्देशन को अलग कर सकते हैं। इस प्रकार विद्यालय की एक संगठित सेवा होनी चाहिए तथा विद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को इससे एकता की शक्ति समझना चाहिए। निर्देशन सेवा संगठन को रेबर, एरिक्सन एवं स्मिथ ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि देखो किसने रेबर ने, एरिक्सन ने और स्मिथ ने किस प्रकार निर्देशन सेवा संगठन को परिभाषित किया कि निर्देशन सेवाएं ऐसी संगठित गतिविधियां हैं जो व्यक्ति के परीक्षण, मूल्यांकन एवं वास्तविकतापूर्ण व्यक्तिगत लक्ष्यों के चयन में सहायक होती हैं तथा लक्ष्यों की सिद्धि की दिशा में प्रत्येक व्यक्ति या छात्र का अनुवर्तन करती हैं। और जो निर्देशन सेवा का आपका संगठन का स्वरूप है ना, उसके अंतर्गत निर्देशन एवं परामर्श सेवा संगठन के रूप इस प्रकार हैं। किस प्रकार? केंद्रीय स्वरूप, विकेंद्रीय स्वरूप और मिश्रित स्वरूप। केंद्रीय स्वरूप का मतलब मैम हमने क्या समझिए बात को। केंद्रीय स्वरूप का मतलब है यहाँ पर कि निर्देशन सेवा संगठन के अंतर्गत निर्देशन संबंधी अधिकांश सेवाएं निर्देशक द्वारा ही संचालित एवं नियंत्रित होती हैं। इस संगठन का मानना है कि प्रत्येक शिक्षक निर्देशन सेवा में प्रशिक्षित नहीं होता, जबकि समस्याओं के समाधान में केवल निर्देशन सेवा में प्रशिक्षित व्यक्ति ही सहायक हो सकता है। शिक्षक तो केवल अतः निर्देशन सेवा संगठन का स्वरूप केंद्रीय होता है। विकेंद्रीय स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो निर्देशन सेवा संगठन का स्वरूप विकेंद्रीकृत भी माना जाता है। इस प्रकार आपका विकेंद्रीय स्वरूप में निर्देशन का कार्य पूर्ण रूपेण शिक्षकों का ही उत्तरदायित्व माना जाता है। जो आपका विकेंद्रीय स्वरूप है ना, इसमें जो निर्देशन का कार्य होता है, जो गाइडेंस का कार्य होता है, वो किसका होता है? पूरा टीचर्स पे ही डिपेंडेंट होता है। इस स्वरूप की अवधारणा है कि शिक्षक छात्रों के अधिकतम निकट रहते हैं, इसलिए वे छात्रों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं तथा उसका समाधान व्यवहारिक रूप से क्या करते हैं? खोजते हैं। मिश्रित स्वरूप की अगर हम बात करें तो कुछ विद्वान के अनुसार निर्देशन सेवा निर्देशनकर्ताओं, अध्यापकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं निर्देशनकर्ताओं, अध्यापकों, सामाजिक कार्यकर्ता आदि के समन्वय से होना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर निर्देशन के कार्य अधिक अच्छी तरीके से किया जा सकता है। अभिभावक भी अवसर अनुकूल मिश्रित स्वरूप के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि ये निर्देशन प्राप्तकर्ता के संवाहक के रूप में होते हैं। विद्यालय में अच्छे निर्देशन सेवा संगठन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो किसी भी निर्देशन संगठन को संगठित करने से पूर्व कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए, आवश्यक होता है, जिससे निर्देशन सेवा संगठन पूर्णतया संगठित, स्वप्रेरित एवं आकर्षित हो। अतः निर्देशन सेवा संगठन में कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार होनी चाहिए। किस प्रकार होनी चाहिए? निर्देशन कार्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो आपका गाइडेंस है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। निर्देशन सेवा संगठन से जुड़े व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने विचार छात्रों पर न थोपे। निर्देशन आदेशात्मक न होकर के परामर्श एवं सुझाव के रूप में होना चाहिए। सरल निर्देशन सेवा का संगठन सरल रूप में होना चाहिए ताकि विद्यार्थी सफलतापूर्वक अधिक से अधिक निर्देशन सेवा संगठनों से लाभ प्राप्त कर सके। व्यक्ति की सहायता की अगर हम बात करें तो संपूर्ण निर्देशन सेवा का एक उद्देश्य व्यक्ति या छात्र की अधिक से अधिक सहायता करना होता है। सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी होता है निर्देशन। भाई गाइडेंस तो चाहे मैं हूँ आज अभी इतनी बड़ी तो है नहीं, हम लोग भी, आपको भी गाइडेंस की नीड पड़ती है कि मैम सीटेट हम अभी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये भी एक गाइडेंस ही तो है। तो इसी प्रकार से निर्देशन सेवाएं सभी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। इस प्रकार विद्यालय में भी निर्देशन सेवाएं केवल विशिष्ट छात्रों के समुदाय के लिए ही नहीं
बल्कि सभी छात्रों को समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद में प्रशिक्षित कार्यकर्ता का चयन करते समय एक अच्छे निर्देशन सेवा संगठन में प्रशिक्षित व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि छात्र को निर्देशित करने के लिए विद्यालय में कुशल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। परिवर्तनशीलता की अगर हम बात करें तो समाज के अनुरूप छात्रों व व्यक्तियों की आवश्यकताओं व समस्याओं में परिवर्तन आता रहता है, इसलिए निर्देशन सेवा संगठन में भी छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। निर्देशन हमेशा समय एवं स्थान केंद्रित होना चाहिए। पर्याप्त निर्देशन की सामग्री की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो निर्देशन देने के लिए आवश्यक परीक्षण उपकरण एवं शैक्षिक व्यावसायिक सूचनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। विभिन्न विधियों के प्रयोग की अगर हम बात करें तो निर्देशन सेवा संगठन में निर्देशन कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी एक विधि को अंतिम रूप से अपनाकर छात्रों की आवश्यकता एवं अवसर के अनुरूप निर्देशन विधि को अपनाना चाहिए। परीक्षणों के प्रयोग की अगर हम बात करें तो निर्देशन सेवा संगठन के द्वारा केवल वार्तालाप विधि के आधार पर ही निर्देशन देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करके निर्देशन में सफलता एवं विश्वसनीयता का विकास करना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए, यानी कि एक अच्छे निर्देशन सेवा का जो संगठन का जो उद्देश्य होता है वो स्पष्ट होता है कि संपूर्ण क्रियाएं एवं विधियां जो हैं वो इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित होंगी। गोपनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। निर्देशन सेवा संगठन कार्यकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे छात्रों से जो बातें करें तथा जो सूचनाएं प्राप्त करें उन्हें पूर्णतः गोपनीय रखें और इन सूचनाओं को आधार पर ही उनका मार्गदर्शन करें। कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, निर्देशन एक बार देकर समाप्त नहीं कर देना चाहिए। अच्छे निर्देशन संगठन द्वारा इसे निरंतर दिया जाना चाहिए, बाद में भी यह आत्मनिर्देशन के रूप में चलता रहता है। आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध होना, निर्देशन सेवा संगठन के पास छात्रों को निर्देशित करने के लिए वित्तीय साधनों का होना अति आवश्यक है। वित्तीय साधनों के अभाव में संगठन की कोई महत्वता नहीं रह जाती। समस्त कर्मचारियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में, यानी कि निर्देशन सेवा संगठन में कर्मचारियों के योग्यता अनुसार उत्तरदायित्व दिया जाता है। ये कर्मचारी शिक्षित तथा मनोवैज्ञानिक एवं परामर्श में प्रशिक्षित होते हैं। संचित अभिलेखों का रखरखाव, यानी कि छात्रों से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में संचित अभिलेखों का उचित रखरखाव किया जाता है। देखिए, एक बात बता दूं, इस पेपर 2 की मैंने PDF एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दी है। जितनी ही आप लोग देर करेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा। चुपचाप उस PDF को खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। 100% पेपर आपका वहीं से फंसेगा, याद रखिएगा। जब आपका पेपर ये हो जाएगा उसके बाद में मैं पूरा मैच करवा दूंगी इस बार कि देख लो बेटा पेपर कहाँ से फंसा है ना। तो और एक बात समझिए, कोई इतना ज़्यादा उसका अमाउंट नहीं है कि आप परचेज़ ना कर पाएँ। 150 रुपये ओनली है। इससे ज़्यादा तो आप ये आपने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में शॉपिंग कर ली होगी। क्यों? एक टी-शर्ट, 2 ट्राउज़र, 3-4 मेकअप का सामान है, सब मंगाया होगा कम से कम 2-3 हज़ार का। तो 150 रुपये अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए खर्च करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, कोई इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। एक बार आप कॉलेज जाएंगे, केवल किराया और दोस्तों के साथ खाना पीना या समोसे और कोल्ड ड्रिंक में आपके 150 रुपये खर्च हो जाएंगे। और अगर आप पढ़ने के लिए 150 रुपये दे रहे हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बच्चे आपके क्लास के जस्ट लाइक पल्लवी, स्मृति ये सब ले भी चुके हैं, है ना। अब कोई आपको बताएगा थोड़ी ना कि हमने PDF ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मेरा मानना ये है कि PDF चुपचाप से ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको सोचना है कि कंटेंट कैसा है तो उसके लिए एक वीडियो हमने बना दिया है कि उसमें कैसी PDF दिखेंगी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभिभावकों से संपर्क करने की अगर हम बात करें तो निर्देशन सेवा योजना को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के संगठनकर्ताओं का छात्रों के अभिभावकों से बार बार संपर्क बना रहे, क्योंकि अभिभावकों के सहयोग के बिना निर्देशन सेवा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। अन्य संस्थाओं के संपर्क करना, यानी कि विद्यालय में निर्देशन सेवा को सफल बनाने के लिए समाज की अन्य निर्देशन संस्थाएं जैसे रोजगार कार्यालय, व्यापारिक संस्थाओं, उद्योग केंद्रों एवं राजकीय संस्थाओं से निर्देशन संगठनकर्ताओं को संपर्क करते रहना चाहिए, जिससे छात्र आवश्यकता अनुसार उनसे सहायता प्राप्त कर सकें। उसके बाद में देखिएगा व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन। निर्देशन सेवा संगठन की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विद्यालय द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय द्वारा अंशकालिक तथा ग्रीष्मकालीन व्यावसायिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। व्यावसायिक गोष्ठियों का आयोजन।
निर्देशन सेवा संगठन को कभी कभी सफल बनाने के लिए व्यावसायिक गोष्ठियों का आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। सेवा भावना की अगर हम बात करें तो निर्देशन सेवा संगठन द्वारा छात्र की समस्याओं को अच्छी तरह से समझकर सहायता एवं सहानुभूतिपूर्वक उनका समाधान करना चाहिए। इसलिए जो भी आपके गाइडेंस करता यानी कि जो आपके निर्देशन करता होते हैं या जो परामर्शदाता होते हैं वो हमेशा सेवा भाव उनके अंदर विद्यमान रहता है ना। ये नहीं कि अगर आपको किसी को समझाना है तो पहले आप उसको डांटो फिर समझाओ, नहीं, अब डांटना नहीं है, पहले बच्चों को प्रॉपरली समझाना है ना। छात्रों में निर्णय क्षमता का विकास। सफल निर्देशन सेवा संगठन छात्रों को अधिक से अधिक निर्णय लेने का अवसर देता है, जिससे छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो तथा वे अपने विषय में स्वयं निर्णय ले सकें। समस्यात्मक बालकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। जो निर्देशन सेवाओं के संगठन के अंतर्गत समस्यात्मक बालक होते हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्रों की समस्याओं को पूर्ण रूप से समझकर उनका उचित निर्देशन किया जा सके। शिक्षकों के सहयोग के रूप में एक सफल निर्देशन सेवा संगठन के लिए आवश्यक है कि निर्देशन जो अध्यापक निर्देशन है इनमें अपना पूर्ण सहयोग एवं योगदान दे। समन्वय की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें तो विभिन्न निर्देशन सेवा एवं संस्था में होने वाली क्रियाओं के मध्य उचित समन्वय एक अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता है। लेकिन निर्देशन की आवश्यकता ही क्यों है? जो निर्देशन सेवाओं के संगठन की आवश्यकता भाई क्यों है, इसको पढ़ते हैं भाई ज़रा। तो पहली बात तो ये शिक्षक को छात्रों की योग्यता का विभिन्न स्तरों के विभिन्न परिणामों पर ध्यान देकर सहायता करती है। दूसरी बात, इसके द्वारा छात्रों और माता पिता के लिए सही एवं उचित कैरियर की योजना बनाने के लिए मदद करता है। ये शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक विशेषताओं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। साथ में ये छात्रों को आवश्यक, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक आंकड़ों को प्रदान करने के दक्षता को बढ़ावा देता है। ये बालकों को विद्यालय एवं समुदाय में संतोषजनक समायोजन स्थापित करने का ज्ञान प्रदान करता है। संगठित निर्देशन कार्यक्रम द्वारा समय, धन एवं प्रयास की भी बचत होती है। ये छात्रों को उचित व्यवसाय या उद्यम प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ये शिक्षकों को विभिन्न क्षेत्रों में बालकों के व्यक्तिगत मतभेदों को समझने में सहायता करता है। ये विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों के कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता एवं रुचियों का उचित उपयोग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा निर्देशन कार्यक्रमों में लगे सभी व्यक्तियों के काम का समन्वय करता है। ये निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू संगठन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सामुदायिक संसाधनों का भी प्रयोग करता है। छात्रों को आत्मविकास, आत्मनेतृत्व एवं स्वानुभूति की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है और विद्यालय निर्देशन सेवाओं में लगे कर्मियों के कार्यों एवं गतिविधियों को समझता है। ये अच्छे मानवीय रिश्तों को विकसित करने में सहायता करता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, उपरोक्त समस्त तथ्यों से हमें ये ज्ञात होता है कि विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा विद्यालय के हर एक क्रियाओं को संगठित किया जा सकता है। अब विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन के क्षेत्र क्या है, इसके विषय में समझिए। तो देखो, विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन को अपने विशिष्ट क्षेत्र, उद्देश्य, सुविधाएं होती हैं जो छात्रों को प्रदान किया जाता है तथा इन गतिविधियों को विद्यालय विस्तार में आयोजित भी किया जाता है। किसी भी विद्यालय या शैक्षिक संस्थान में निर्देशन सेवाएं या कार्यक्रम के क्षेत्र या विषय वस्तु इसके संसाधनों, भौतिक, आर्थिक, मानवीय संसाधन के संपूर्ण उपयोग पर निर्भर है। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन के लिए विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, छात्र विश्लेषण सेवा के लिए छात्रों के विषय में सूचना एकत्रित करना, एक निर्देशन केंद्र या निर्देशन बिंदु की स्थापना करना, कैरियर संबंधी बातचीत, कैरियर सम्मेलन, कॉलेज का दौरा, विश्वविद्यालयों का संगठन आदि, निर्देशन प्रदर्शनी का आयोजन करना, शैक्षिक व व्यावसायिक जानकारी का प्रचार प्रसार करना, प्रत्येक छात्र के लिए संचय कार्ड यानी CRC का रखरखाव करना और नए लोगों के लिए उन्मुखीकरण बातचीत का संगठन, विद्यार्थियों को उनकी समायोजन संबंधी परामर्श प्रदान करना, विभिन्न शैक्षिक कैरियर के विषय में शैक्षिक वार्ता आयोजन करना, अन्य अभिकरण जैसे आपका रोजगार, कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान और उच्च शिक्षा संस्थान के साथ संबंध रखना, विद्यालय छोड़ने वालों से संपर्क स्थापित करना जिससे निर्देशन एवं परामर्श की प्रभावशीलता को निश्चित किया जा सके, कॉलेज शिक्षा, व्यावसायिक जीवन एवं सामाजिक जीवन में विद्यालय छोड़ने वालों के लिए निर्देशन कार्यक्रमों के अल्पकालीन सत्र का संगठन करना। निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के संगठन के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो क्या होता है निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का संगठन।
का सिद्धांत। तो सबसे पहली बात कि इनके संगठन सभी श्रेणी के छात्रों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास फर्स्ट वालों को देंगे आप सिर्फ गाइडेंस, क्लास सेकंड वालों को नहीं, सभी श्रेणी के छात्रों के लिए होना चाहिए। किसी भी प्रकार के निर्देशन कार्यक्रम का संगठन, चाहे वो शैक्षिक हो या व्यावसायिक हो एवं व्यक्तिगत हो, वह छात्रों की रुचि, आवश्यकता एवं उद्देश्यों के अनुरूपता के अनुसार किया जाना चाहिए। जब छात्रों के लिए निर्देशन कार्यक्रम का संगठन किया जाए तब निर्देशन सेवा बालकों के संपूर्ण वातावरण के अनुसार प्रदान करना चाहिए। एक औद्योगिक विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम एक कृषि विद्यालय से भिन्न हो सकते हैं। छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं समस्याओं को भी ज्ञात करना चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं छात्र को उसकी संपूर्णता के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए। व्यावसायिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं एवं अवसरों के विषय में पर्याप्त जानकारी संग्रहित की जानी चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं शिक्षा के समस्त अभिकरणों के साथ सहयोग और नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रदान करना चाहिए। छात्रों की समस्याओं का गंभीर होने से पूर्व समाधान कर देना चाहिए। ये विद्यार्थी के आत्मज्ञान एवं आत्मनिर्देशन में सुधार की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। निर्देशन सेवाओं में परीक्षण उपकरणों के प्रयोग किए जाने के लिए उचित प्रावधान बनाए जाने चाहिए। तो देखिए, सभी कर्मचारियों की रुचि एवं प्रयासों को निर्देशन सेवाओं के संगठन में सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए। ये जहाँ तक संभव हो सरल रूप में होना चाहिए। ठीक, संगठित निर्देशन सेवाओं का महत्व और उसके बाद निर्देशन सेवाओं के संगठन की जो सीमाएं हैं, निर्देशन सेवा संगठन की सफलता के लिए ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें अब हम आपको कल पढ़ा रहे होंगे। और चैप्टर इसके बाद में 2 है आपका, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के क्या प्रकार होते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में ये जो आपकी जितनी चीज़ है ना, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, व्यक्तिगत इन्वेंट्री, नियुक्ति सेवा, परामर्श सेवा, अनुवर्ती सेवा, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से आपका ये बुक 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पूरी पेपर 2 के आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। लगभग आप बस ये मान लीजिए कल परसों बस 3 दिन का और बचा है कंटेंट आपका। ठीक, आफ्टर 3 डेज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, किससे प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इजी नोट से करवाएंगे पहले हम प्रैक्टिस आप लोगों को, जो सब कुछ पूरी चीज़ है ना। रेगुलर क्लासेस चलेंगी, इसकी चिंता नहीं करिए। एक बात और समझ लीजिए, इसी पेपर की मैंने पेड PDF आपकी एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दी है मात्र 150 रुपये में, जिसमें कि आपको 600 से प्लस MCQs मिलेंगे, कम से कम 30 से ज़्यादा लॉन्ग आंसर मिलेंगे और 50 से ज़्यादा आपको उसमें शॉर्ट आंसर मिलेंगे। यूनिट वाइज NEP 2020 के अकॉर्डिंग पूरी थ्योरी मिलेगी। 2018 से लेकर के 2021 तक जो भी पेपर हुए हैं वो सब मिलेंगे आपको, और एक मॉक टेस्ट भी आपको उसी में मिलेगा। ठीक, इतनी चीज़ें उसके अंतर्गत संकलित की गई हैं। या आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो विश्वास मानिए आपका 100% पेपर यहीं से फंसेगा, इसके बाहर से कुछ नहीं फंसेगा। तो फटाफट से जाइए PDF ले लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लेट करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आपको पढ़ने के लिए कम समय मिलेगा। अभी ले लेंगे तो 2 पन्ना करके भी पढ़ेंगे तो पूरा तब तक पढ़ के रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो भाई देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, और ये बिल्कुल मत सोचिएगा। देखो 150 रुपये मेरा मानना है कि कोई बहुत नहीं है। आप लोग एक बार सिर्फ कॉलेज जाओ, समोसा कोल्ड ड्रिंक खा के चले आओ, किराया इतने में ही आपका इतना खर्च हो जाता है। अभी बिग बिलियन की सेल चल रही, फ्लिपकार्ट से न जाने आपने कितनी चीज़ें मंगा डाली होंगी। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि एक बार खर्च करना है, खर्च कर दो। अगर अपनी पढ़ाई के लिए आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। यहीं से करेंगे हम सेशन को एंड। बस एक बार आपको क्या करना है, PG Point ऐप इंस्टॉल कर लेना है। PG Point ऐप इंस्टॉल करने के बाद में उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। PG Point उसमें रेफरल कोड डालना है और उसके बाद में आपको वहीं पे सामने पेड कोर्स में आपको वो PDF दिख जाएगी, जिसको आपको वहीं पे पेमेंट करके ले लेना है। यदि पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है कहीं भी किसी प्रोसेस के दौरान, तो आप हमें pgpoint100@gmail.com पे, या आप हमको PG Point ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी मेल ID है। कोई भी दिक्कत हो आप हमें इस पे बताइए, या ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम ID जो है वो PG Point ऑफिशियल के नाम है, आप हमें उस पर भी बता सकते हैं। ठीक, 2 जगह आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए। एक बार फटाफट से लिख दो भाई अपनों के लिए। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।